महाराष्ट्र की सियासत में आज थप्पड़ की गूंज बड़ी सुनाई दे रही है। कभी शिवसेना के बड़े नेता रहे नारायण राणे के खिलाफ आज शिवसैनिक सड़कों पर हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ थप्पड़ मारने की भाषा को शिवसेना ने बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है। आज सुबह से शिवसैनिक नारायण राणे के बयान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। दोपहर होते होते तो राणे को गिरफ्तार भी कर लिया गया। राणे के बयान के खिलाफ शिवसेना आज जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। कल्याण और नासिक में बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी इस कदम को संविधान के खिलाफ बता रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि नारायण राणे की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्रवाई से ना तो हम डरेंगे ना दबेंगे। उन्होंने कहा है कि आशीर्वाद यात्रा को जो जन समर्थन मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं बौखलाहट है। दूसरी तरफ शिवसेना नारायण राणे को मोदी कैबिनेट से बाहर करने की मांग कर रही है। आखिर राणे की गिरफ्तारी पर शिवसेना बीजेपी की जंग जाएगी कहां? बोलायचा अधिकार तरी आहे का? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचारून बोल, त्याशी नाही काय? किती वर्ष आली देशाला स्वतंत्र? हीरक महोत्सव काय हे असतं तर कानाखाली चढवले। एक आहे देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी। मामला नारायण राणे की गिरफ्तारी तक पहुंच गया। राणे की गिरफ्तारी से पहले महाराष्ट्र के कई शहरों में शिव सैनिक उतरे सड़कों पर। राणे की गिरफ्तारी से पहले महाराष्ट्र के कई शहरों में शिव सैनिक सड़कों पर उतर गए। मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, सांगली और चिपलून में शिव सैनिकों ने नारायण राणे और बीजेपी के खिलाफ गुस्सा उतारा। मुंबई में जहां नारायण राणे के घर के बाहर शिव सैनिकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत हुई, उधर नासिक में बीजेपी के दफ्तर को शिव सैनिकों ने निशाना बनाया। मुंबई के जुहू में नारायण राणे का घर तो मानो युद्ध के मैदान में बदल गया। राणे के खिलाफ प्रदर्शन के लिए शिव सैनिक पहुंचे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उनकी भिड़ंत हो गई। उसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को निशाना बनाया। बीजेपी का झंडा है और दूसरी तरफ वहां पर पीछे की तरफ शिव सैनिक हैं, बीच में पुलिस है, लेकिन पुलिस यहां पर अपर्याप्त जान पड़ रही है। शिवसेना राणे के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है तो बीजेपी मजबूती से नारायण राणे के साथ खड़ी है। वो व्यक्ति नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है, राज्य के मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को मार दूंगा, ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा, तो भाषण ये बीजेपी का संस्कार है, ये बीजेपी का कल्चर है। ये कोई नई बीजेपी बन गई है क्या? मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कौन सी बीजेपी खरीदी? जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कान के नीचे थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये मुख्यमंत्री का नहीं पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। हिंदी में कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तभी सैया ही कोतवाल है ना, तो ऐसी चीजें होगी, लेकिन उससे हम तो डरने वाले लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। भारतीय जनता पार्टी नारायण रावजी राणे इनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच जंग और तेज होना अब तय है। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहती हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी अभी हमारे पास आई है जो मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ। ये देखिए, ये उस पुलिस स्टेशन की तस्वीर है जहां पर नारायण राणे को गिरफ्तार करके लाया गया है। तादाद में उनके समर्थक भी मौजूद है, पुलिस अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। शायद किसी तरह की कोई तू मैं भी हो रही है, लेकिन इस तस्वीर में देखिए, अच्छा, हाथ में खाने की थाली भी दिख रही है। अब ये कहां और किस बात को लेकर बहस छिड़ गई है? ये नारायण राणे खाना खाने के लिए वहां पर शायद हाथ में थाली लिए बैठे हुए हैं। एक जगह वो कुर्सी पर बैठे हैं, दूसरी तरफ पुलिस से कुछ लोग बात कर रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि नारायण राणे के नजदीक जाने से इन पुलिस कर्मियों को रोका जा रहा है। तो ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं संगमेश्वर रत्नागिरी में। ये जो आशीर्वाद रैली बीजेपी की तरफ से की जा रही है, उसी को संबोधित करने के लिए
नारायण राणे रत्नागिरी में मौजूद थे। फिर वहां पर एक टीम पहुंची मुंबई पुलिस की गिरफ्तार करने के लिए। रत्नागिरी के संगमेश्वर से फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। और अभी देखिए सांसद नारायण राणे उस पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। हाथ में खाने की थाली है, रागी की रोटी भी दिखाई दे रही है, कुर्सी पर बैठे हुए, और शायद वही है जो वापस उठते भी हैं। आवाज क्या है वो अभी हमें पता नहीं है, यानी किस बात को लेकर बहस हो रही है, किस बात को लेकर तू मैं पुलिस कर्मियों के बीच में। और शायद ये तमाम जो है वो समर्थक ही दिखाई दे रहे हैं नारायण राणे के। हम और इंतजार करेंगे ताकि जो वीडियो है, वीडियो के साथ ऑडियो भी आप सुन पाए, हम भी सुन पाए कि हो क्या रहा है दरअसल। बहरहाल तो ये जो भी कदम शिवसेना की तरफ से उठाया गया है, ये कदम सही है कि गलत है, और अगर सही है तो फिर अपने पुराने बयानों को शिवसेना क्या निकाल कर देखना पसंद करेगी, इस पर बहस हो जाए। अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीषा कायंदे आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, इस वक्त मुझे स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रही है, वो प्रवक्ता हैं शिवसेना की। अवनिजेश अवस्थी साहब प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बृजमोहन श्रीवास्तव साहब प्रवक्ता हैं एनसीपी के, प्रदीप सिंह साहब पूर्व संपादक मुंबई जनसत्ता के, और शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, आपका रिएक्शन, आपका रिमार्क आज जो कुछ भी हुआ है, खासकर नारायण राणे ने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया या जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी शख्स उस चीज को डिफेंड करेगा। जो उन्होंने किया गलत किया, लेकिन इस तरीके से गिरफ्तार करना, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, इसमें मेरी बहुत स्पष्ट प्रतिक्रिया है। देश में कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, और यह बात उस हर आदमी को समझना चाहिए, खास तौर से उन लोगों को जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं और जो शपथ लेकर केंद्रीय मंत्री बनकर बैठे हैं। उनको सबसे पहले इसकी गंभीरता पे ध्यान देना चाहिए था। जिस प्रकार से उन्होंने जो बात कही है, उस पर जो धाराएं लगती हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है तो क्या गलत है, और उस कार्रवाई के अंतर्गत यदि उनकी गिरफ्तारी होती है तो बिल्कुल होना चाहिए। आप देखिए कि अभी पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था। पश्चिम बंगाल में 2 मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया था जो कि वहां के राज्य मंत्री थे। तो अगर कोई भी कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, होनी चाहिए, और लोकतंत्र में यह चीज जरूरी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं रूबिका जी, कि नारायण राणे साहब को, आदरणीय ठाकरे साहब के बयान पे तो बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उस दिन उनको बयान देना चाहिए था जिस दिन आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 जून 2018 को जब उत्तर प्रदेश में कबीर की समाधि के ऊपर यह कह दिया कि गोरखनाथ जी, कबीर और गुरु नानक जी एक साथ बैठ के चर्चा करते थे। तथ्यात्मक भूल तो उन्होंने उस समय की थी। अगर एक व्यक्ति ने तथ्यात्मक भूल किए तो क्या आप उसको थप्पड़ मारेंगे? क्या आप उसके साथ फिजिकल वायलेंस करेंगे? यह सबसे घोर निंदनीय कृत्य है जो नारायण जी ने किया है, और इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है उनकी इस भाषा पे। जिस केंद्रीय मंत्रिमंडल में 42% लोग आपराधिक छवि के हों, वहां के केंद्रीय मंत्रियों से आप इस प्रकार की भाषा के अलावा और क्या अपेक्षा करेंगे? अच्छा। मैं सोचता हूं कि इस मामले पे पूरे देश को गंभीरता से विचार करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतृत्व को इस कृत्य के लिए माफी मांगना चाहिए। स्क्रीन पर रखिए। सुनिए बृजमोहन जी, मैं आपको शब्दशः हूबहू जो कहा था वो पढ़कर सुना रही हूँ, मुझे बताइएगा, गैस कीजिएगा। अभी खेल चल रहा है, हाँ, गैस कीजिएगा। कौन बनेगा करोड़पति समझ लीजिए आप, ठीक है? गैस कीजिएगा ये किसने कहा। कल आदित्यनाथ आए थे। योगी? अरे ये तो भोगी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, ये कैसा योगी? ये गैस का गुब्बारा है। चप्पल पहनकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर हार पहना रहा था, उसी चप्पल से इसे मारना चाहिए। ये शानदार वक्तव्य किसने दिया था? बृजमोहन जी, किसने दिया था? जी कर लिया उन्होंने। बयान किसी का भी हो, नहीं ज्ञान नहीं। इसकी हम लोग निंदा करते हैं। क्योंकि मैं कौन बनेगा करोड़पति वाला मामला चल रहा है। मैं आपसे नहीं सुनिए, मैं ऑप्शन दे देती हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नारायण राणे। शर्म आ रही है श्रीवास्तव जी? ऑप्शन ए नारायण राणे, ये किसी का भी हो। ऑप्शन बी उद्धव ठाकरे, ऑप्शन सी शरद पवार,
राहुल मैं गांधी। क्या बोल रहा हूं आपसे? मैं कह 4 रहा हूं, ऑप्शन दिए, मुझे बताइए। रूबिका जी मैं आपसे ये कह रहा हूं, रूबिका जी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस प्रकार के शब्दों का जो भी उपयोग करता है उसकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, वो कोई भी हो। नहीं, हमारा निंदा कहना है, ये कि अगर एक ने निंदा तो गलती मैं की भी कर है रही तो क्या हूं। दूसरे को गलती करना चाहिए? श्रीवास्तव अगर जी, एक निंदा तो मैं व्यक्ति भी ने कर रही हूं। मैं कह रही हूं यदि गलत शब्दों का उपयोग किया है तोड़ हो तो रही क्या है, दूसरे को भी करना भिड़ंत हो चाहिए? रही है, कोविड प्रोटोकॉल्स तोड़े जा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं, इस तरीके की गिरफ्तारी कि भाई अगर नारायण राणे को आज गिरफ्तार नहीं किया गया होता तो शायद वहां विस्फोटक बरामद होने लगते गली गली मोहल्ले मोहल्ले में। मैं कह रही हूं ये तुरंत कार्रवाई जो हुई है, क्या ये जो बयान जिस शख्स ने दिया है उस पर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? श्रीवास्तव जी जल्दी बस एक लाइन में, जैसा भी ये चप्पल से मारने वाला जो बयान है, शिकायत करें। हाँ होनी चाहिए ना, शिकायत होनी चाहिए। शिकायत करें, हमारी सरकार फैसला करेगी उस पे, वहां पे हम लोग सत्ता में। वंडरफुल, शिकायत करिए ना, वहां पे जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं, निर्णय जी होगा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शिवसेना की, कौन इसमें मना कर रहा है? ओके, डिस्कनेक्ट हो गई हैं। आप कह रहे हैं शिकायत करें, मैं अभी इसको सस्पेंस रखूंगी। 26 मई 2018 को ये वक्तव्य आखिर दिया किसने था, फिर पढ़ लेती हूँ। प्रोफेसर साहब अब आपकी बारी है। रागी जी माफ कीजिएगा, आप निजेश जी। कल आदित्यनाथ आए थे, योगी अरे ये तो भोगी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, ये कैसा योगी? ये गैस का गुब्बारा है, चप्पल पहनकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर हार पहना रहा है, उसी चप्पल से उसे मारना चाहिए। आप निजेश जी, इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रूबिका जी आपने एक वक्तव्य पढ़ा है, मुझे मालूम है आपके पास ऐसे सैकड़ों वक्तव्य होंगे। मैं ये कंगना रनौत को शिवसेना के सांसद ने हरामखोर कहा था। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए आपके चैनल पे कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं कई बार किया और कहा कि ये सही भी है, ये इसमें क्या गलत कहा। उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, महिला आयोग भी हुआ। शिवसेना ने क्या किया, एनसीपी ने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को कहा है इसको तो रिवर्स डंडे लेकर के मारेंगे। मैं एक जिनके सामने आप नतमस्तक हुए खड़े हैं ना, गलत तथ्य मत दीजिए, घुटनों के गलत बल तथ्य मत बैठे, दीजिए। घुटनों उस के समय बल यह बैठे। कहा गया था कि अरे छोड़िए ना, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आ रही है वक्तव्य सुनने के बाद? आपने आपको शर्म आ रही है? आपको शर्म आ रही है? आपको शर्म आ रही है? प्रोफेसर होने के बाद आप शिक्षक का काम करते हैं, आपको डूब मरना चाहिए। आप नारायण राणे के थप्पड़ मारने के वक्तव्य को समर्थन दे रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। आपको शिक्षक होने का अधिकार नहीं है, आपको प्रोफेसर होने का अधिकार नहीं है, आपको बाहर कर देना चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए, बेशर्मा पे शर्म आपको आनी चाहिए, आपको डूब मरना चाहिए। प्रोफेसर साहब आप गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को आप मारेंगे, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को आप पीटेंगे। आपका गृह मंत्री, शिक्षा, अरे एनसीपी वालों सुन लो, आपका गृह मंत्री जो है उसको इस्तीफा देना पड़ा है इन्हीं पुलिस वालों के चक्कर में। इन्हीं पुलिस वालों के चक्कर में इन्हीं पुलिस वालों ने कहा कि 3 करोड़ रुपए मांगता है उससे, 100 करोड़ रुपए की, जो आपको नहीं करना चाहिए, मांग रहा था आपका गृह मंत्री, समर्थन कर रहे हैं। आपका गृह मंत्री और ईडी के सामने पेश नहीं होता, उसके खिलाफ एफआईआर है ना। प्रोफेसर अवस्थी, श्रीवास्तव जी सुनिए, अरे भाई जिस तरीके का माहौल चल रहा है, अगर जिस शब्दावली में इस वक्त आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, आप दोनों को गिरफ्तार होना पड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं जिस तरीके की शब्दावली? नहीं तो रुकिए, अरे रुक जाइए। मैं कह रही हूँ कि आप दोनों इसी तरीके से एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर इसी। मैं फिर उसी बात पर आ रही हूँ कि अगर ये इतना खतरनाक क्राइम था, और मैं फिर कह रही हूँ श्रीवास्तव जी, आप बहुत अरसे से मेरे साथ डिबेट करते आ रहे हैं, जो गलत है वो गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि नारायण राणे ने जो कहा उन पर फूल बरसाने चाहिए, स्वीकार कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। नारायण राणे उनको संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। वो एक देश के मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे थे, तो उनको उस कुर्सी की इज्जत करनी चाहिए थी। आई अंडरस्टैंड, पर आप मुझे ये तो बताइए इन भाई साहब का क्या करना चाहिए जिन्होंने कहा था उसी चप्पल से उसे मारना चाहिए? ये योगी नहीं, ये भोगी है। क्या करें शिवम त्यागी? मैंने आपसे कहा रूबिका जी मैंने कहा कि इसकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कब कहा कि नहीं होना चाहिए? ये तो बताइए, ये कहा किसने है? तो राणे की भी निंदा कर देते हैं आप।
ये कहा किसने? पढ़ के आप सुना रही है, बताऊं मैं? आप बताइए ना किसने? मोहन जी, मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी हो जाए। मैं तो ये कह नहीं रहा कि एक्स या वाई, मैं इसीलिए नाम नहीं बता रही हूं। कोई भी हो, नहीं, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, है ना? कोई भी हो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं बगैर नाम जाने, रूबिका जी, बगैर नाम जाने में कह रहा हूं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? रिपोर्ट दर्ज कराइए, गिरफ्तार कराइए, जैसे इनके साथ हुआ है। कानून सबों के लिए समान है मैडम, कानून आपके और मेरे लिए भी उतना ही है जितना कि नारायण राणे साहब या उस प्रकार का वक्तव्य देने वाले पे है। तो पक्का योगी आदित्यनाथ को इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए जिसने ये कहा है। श्रीवास्तव जी, मैं आपकी फैन हो गई हूं। रिपोर्ट दर्ज कराएं, हाँ दर्ज कराएं, जांच होगी, उसमें क्या है? गलत क्या है? गिरफ्तारी तो होनी चाहिए ना। इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल अगर कोई शख्स करेगा तो गिरफ्तारी होनी चाहिए ना श्रीवास्तव जी। निश्चित रूप से केस रजिस्टर्ड हो, नियमानुसार कार्रवाई हो, और उसके बाद गिरफ्तारी अगर होना है तो गिरफ्तारी हो, उसमें गलत क्या है? अच्छा, बोलने तो के पहले आदमी को सोचना चाहिए कि उनको कंप्यूटर जी जवाब देंगे करना है। अब कंप्यूटर जी जवाब देंगे। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, ऑप्शन 2 उद्धव ठाकरे जी बोलिए। 26 मई 2018 को बयान दिया था। पर इसमें ये तो पर रूबिका ये बताइए इसमें इनाम क्या है? ये तो बताइए। अगर आप जब नहीं इनाम नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति है। मैं आपकी सच्चाई के आगे मैं नतमस्तक हो गई। आपने कहा गिरफ्तार होना चाहिए, मैंने नाम का खुलासा कर दिया। नाम है उद्धव ठाकरे। 26 मई 2018 को उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए इस तरीके का बयान दिया था, तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए उद्धव ठाकरे को। रूबिका जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय उद्धव ठाकरे एक बहुत ही शालीन राजनेता हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि उन्होंने ये बात नहीं कही होगी, लेकिन फिर भी यदि उन्होंने कहा है, फिर भी उन्होंने कहा है तो योगी आदित्यनाथ जी को रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। जो पीड़ित व्यक्ति है उसको रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। आप निंदा नहीं कर रही है प्रदीप जी, निंदा नहीं कर रहे। नाम पता करने के बाद अब ये कह रहे मैं निंदा भी नहीं करूंगा, अब शालीन कहूंगा उनको। अभी शालीन है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे निश्चित रूप से शालीन व्यक्ति हैं। हाँ, शालीन व्यक्ति से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो देखिए, जो भी चप्पल जूते से मारने की बात करे, रूबिका जी मैं ये कह रहा हूं वो शालीन नहीं है ना। आपने पहले कहा, नारायण राणे ने कहा कि वो थप्पड़ मारेंगे, तो ये शालीनता नहीं थी। प्रदीप जी, मैं इस चीज को इसलिए अब तक रोके रखी थी। अगर मेरी पार्टी का, मेरी टीम का शख्स है तो वो शालीन होगा, चाहे वो कितनी भी भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर ले। पर सामने वाले ने कुछ कहा तो फिर वो गिरफ्तार होगा। मैंने क्या कहा रूबिका जी? मैंने ये कहा है कि देखिए रूबिका जी, आज की राजनीति की योगीनाथ जी को रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। ओके श्रीवास्तव जी, सुना मैंने। प्रदीप जी। रूबिका जी, आज की राजनीति की समस्या यह है कि एक गलत पर आप चुप हो जाते हैं, दूसरे गलत पर आप मुखर हो जाते हैं, तब आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ जाता है। जो गलत है उसको हर हाल में गलत कहिए, जो सही है उसको सही कहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी। लेकिन एक गलत पर आप चुप हो जाएंगे इसलिए कि हमको ये सूट नहीं करता राजनीतिक रूप से, तो फिर समस्या पैदा होती है। दूसरी बात, शिवसेना की राजनीति ऐसी ही है। उसकी स्थापना के समय से आज तक हिंसा की राजनीति, गाली गलौज की राजनीति, अपने विरोधियों के अपमान की राजनीति, ये स्वाभाविक है उनके यहाँ। नारायण राणे ने जो कुछ कहा है, मेरा मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री होने के नाते उनको अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए, भाषा पर संयम होना चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पर हैं और दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में जब बात कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो कानून और संविधान के दायरे में रहें। दायरे से बाहर जाते हैं, अगर क्या उन्होंने कहा ही है, दायरे से बाहर जाते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, यहां तक ठीक है। लेकिन अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पुलिस को फटकार लगाई है कि आपके पास गिरफ्तारी का अधिकार है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप सीधे गिरफ्तार कर लें। यहां तो FIR दर्ज हुई और गिरफ्तारी हो गई। इतना त्वरित अगर महाराष्ट्र में जो है वो कानून व्यवस्था लागू हो रही है तो फिर तो इससे बढ़िया प्रदेश कोई है ही नहीं।
फिर तो महाराष्ट्र में कोई कानून व्यवस्था की समस्या ही नहीं होनी चाहिए। हमको तो याद आ रहा है कि पालघर में साधुओं की हत्या का मामला कितने दिन में गिरफ्तारी हुई थी। अभिज्ञान आज थोड़ा कम समय तक हमारे साथ रहेंगे और इसीलिए अभिज्ञान मैं ब्रेक लूं उससे पहले आपसे एक बहुत क्लियरली चीज को समझना चाह रही हूँ। अगर आप थोड़ा पीछे की तरफ देखें 2014 के बाद से, तो उस लिहाज से तो मुझे लगता है कि आधी कांग्रेस जो है वो सलाखों के पीछे वो चली जानी चाहिए थी। भाई मोदी को लेकर जिस तरीके के उन्होंने शब्दावली का, जिस तरीके की गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल किया है, और सिर्फ मैं मोदी की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे बहुत से दूसरे राजनीतिज्ञ भी होंगे जिनके लिए इस तरीके की, तो फिर ऐसे तो आधे से ज्यादा जो है नेता सलाखों के पीछे पाए जाएंगे। बहुत वैलिड पॉइंट है, यही इसीलिए तो जब आप पॉलिटिशियन से प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में बात करिए तो बड़ा दुख से के साथ नेता लोग बताते हैं, आपको भी बताते होंगे, प्रदीप जी जर्नलिस्ट से कहते हैं अरे भाई पॉलिटिशियन की आलोचना करना बड़ा फैशनेबल हो गया है। अरे क्यों हुआ है? पूरे देश की भाषा का स्तर जो है नेताओं ने इस स्तर पे गिरा दिया, थप्पड़ मार देंगे, चप्पल मार देंगे, इस स्तर पे गिरा दिया। सिलेक्टिव ऑप्शन से आप कार्रवाई करेंगे तो उसके बाद लोग आपसे क्या उम्मीद करेंगे? लोगों को लगता है, सबने इसका पैटर्न बना लिया है कि हम इस तरह से बोलेंगे, ये भड़काऊ बनेगा, इस पर रिएक्शन होगा, इस पर क्लैशेस होंगे। अब देखिए बड़ी मजेदार स्थिति, चूंकि महाराष्ट्र इतने साल में रहा, मैंने देखा, प्रदीप जी भी वहां रहे। अब शिवसेना, सही कहा प्रदीप जी ने, उसकी तो परंपरा ही ऐसे, लेकिन पुरानी साथी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। और नारायण राणे कहां से हैं? शिवसेना से। कांग्रेस से होते हुए कहां पहुंचे हैं? बीजेपी में। और यथास्थिति देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 12 मिनिस्टर्स को हटाते हैं तो नारायण राणे जैसे व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलती है देश की कैबिनेट में आने की, जो कि प्राइम मिनिस्टर देते हैं। उसके बाद इस तरह की लैंग्वेज, तो ये अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम देखना पड़ेगा ना। सबको अगर ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करके फिर झंडे लेकर झगड़े करना है और वर्कर्स को आपस में क्लैश करना है, तो फिर ये मत कहिए कि हमारी विश्वसनीयता कहाँ है, फिर ये मत कहिए कि हमारी क्रेडिबिलिटी कहाँ है। क्योंकि लोग, जैसे आप फुटेज अभी आप दिखा रहे हैं, लोग उस फुटेज को देख के कह रहे हैं ना कि भाई किस तरह की लैंग्वेज। और बिल्कुल सही पॉइंट है, अगर ये भाषा किसी उद्धव ठाकरे ने किसी समय पर इस्तेमाल की है या कांग्रेस के किसी लीडर ने की है तो वो भी जस्टिफाइबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, किसी लिहाज से वो सही नहीं है। हाँ, आज 24 अगस्त है। ये मैं 1 अगस्त 2021 का एक और बयान सुना देती हूँ श्रीवास्तव जी। किसी को भी हमें थप्पड़ मारने की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हम इतना जोर से थप्पड़ पलट कर मारेंगे कि दूसरा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। एक ऐसे पद पर बैठे किसी शख्स के बारे में, यानी किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरीके की बात अगर पूर्व मुख्यमंत्री करे, वो भी तब जब खुद अभी सांसद है, तो और ज्यादा गलत हो जाता है। लेकिन एक गलती के पीछे क्या और बड़ी गलतियां होनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि साथ की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं। संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शॉर्ट नोटिस पे। आप हमारे साथ जुड़े संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है। पहले मैं चाहती हूँ शिवम आप अपनी बात रख लें और उसके बाद शिवसेना के नेता संजय गुप्ता से मैं बातचीत करूंगी। शिवम त्यागी भाई, गलत बात बोली, कानून में इजाजत है कि अगर आप किसी ऐसे शख्सियत के बारे में कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और यही किया। रूबिका जी, बात बिल्कुल सही है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह से एक मुख्यमंत्री के पास ताकत होती है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप इस तरह से आ जाएं। आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो करने वाले लोग हैं जिन्होंने इस तरह से नारायण राणे जी को गिरफ्तार किया है, 6 सितंबर 2020 कंगना को कहा गया हरामखोर, 18 सितंबर एक विंग कमांडर को कार्टून शेयर करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, मारा, पीटा और उसके बाद उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। आप मुझे एक चीज बताइए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सामना में 6 सितंबर को छपा, उखाड़ दिया, भाषा देखिए कितनी शानदार है अखबार की। और मैं बहुत आगे जा सकता हूं, लिस्ट बहुत लंबी है। आप मुझे बताइए, समीर ठक्कर नाम के कार्यकर्ता को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर दिया क्योंकि उसने उद्धव ठाकरे जी के बारे में कुछ कहा। अब मैं बड़ी शालीनता से आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये आपकी ट्विटर वॉल है, मेरा ख्याल 50 लोग होंगे जिन्होंने गालियां दी हुई हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश के जो नेता, राजनेता अपने आप को कहते हैं,
उनका ईगो इतना फ्रेजाइल हो गया है कि वो किसी के भी कहने से इस तरह की कार्रवाई करेंगे। और इन रिटर्न इनकी पूरी पार्टी का आधार ही हेट स्पीचेस और गालियां हैं। और ये बिल्कुल मसला नहीं है कि कौन किसका साथी था है या होगा। मसला ये है कि ये जो भाषा बोली जा रही है ये क्या है। आप अखबार में भी ऐसा ही लिखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा है कि नहीं? मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, मैं चाहता ही नहीं आप लड़े। आप मुझे एक चीज बताइए, एक विंग कमांडर को इसलिए गिरफ्तार कर लेंगे क्योंकि उसने उद्धव ठाकरे के बारे में कुछ लिख दिया। एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार बता दीजिए, अराजकता फैलाएंगे, ऑफिसेस तोड़ेंगे, डंडे बजाएंगे, लाठियां मारेंगे और पुलिस को सिर्फ वहां पर खड़ा कर देंगे दिखाने भर के लिए कि कुछ नहीं हो रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए ना, सबके पास इतना अधिकार है, रुबेका जी के भी पास इतना अधिकार है कि जो ट्विटर पे उनको गालियां लिख रहा है वो 1 मिनट में वहां के लोकल डीजी को टैग करेंगी, वो गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन क्या ये वाकई आवश्यक है? और अगर ये सिचुएशन रही तो जैसा कि शुरुआत में कहा गया, पूरा देश जेल में होगा साहब। अब इस सिचुएशन को रिवर्स करके देख लीजिए। राहुल गांधी ने इस देश के प्रधानमंत्री को कहा कि डंडे मारेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी शालीनता से उसको पॉजिटिव वे में संसद में जवाब दिया कि मैं मजबूत कर रहा हूं। बात राणे पे चल रही है, बात राणे जी पे चल रही है और आप आदरणीय राहुल जी को लेकर आ गए। क्या राज्य की कोई पुलिस राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेती तो सोचिए लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता। बगैर राहुल गांधी जी का नाम लिए आपको संतोष नहीं होता। अरे राणे जी पे बात करो, राणे जी पे बात करिए। राणे जी पे क्या कहा है राणे जी ने? संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के साथ फिजिकल वायलेंस करेंगे, मारपीट करेंगे। कानून देश में सबके लिए है। राज्य में जो कानून है वो सबके लिए है ना श्रीवास्तव जी। मैं दोबारा फिर मैं कह रही हूँ, मैं अपनी बिगिनिंग में ये बात कह चुकी हूँ, अंत में भी यही बात कहूंगी और बीच में जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तब भी यही बात कहूंगी। नारायण राणे जो कह रहे हैं, जो कहा है वो गलत है और उसको कोई भी फेवर नहीं कर सकता। और इसीलिए संजय गुप्ता जी, अब मेरा सवाल आपसे है, तो जिस शब्दावली का, जिन शब्दों का, जिस लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया, उस लैंग्वेज के बिना पर आपने उनको गिरफ्तार किया, ठीक है संजय जी? ठीक है, ठीक है, आपकी बात समझ रहा हूं मैं। तो उसी लैंग्वेज के तर्ज पर फिर योगी आदित्यनाथ को भी उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। किस बात पर? किस बात पर? अच्छा हाँ, आप तो उस वक्त जुड़े नहीं थे ना जब हम लोग क्विज खेल रहे थे, ठीक है, तो मैं आपके लिए भी वो सवाल पढ़े देती हूँ। फिर सवाल नहीं, ये एक डायलॉग है जो आया है, बताइए ये डायलॉग किसने बोला था? कल आदित्यनाथ आए थे, योगी अरे ये तो भोगी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, ये कैसा योगी है, ये गैस का गुब्बारा है। चप्पल पहनकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर हार पहना रहा था, उसी चप्पल से इसे मारना चाहिए। ये किस कवि ने लिखा है? बयान में बिल्कुल, मैंने इस बयान को देखा भी है, सुना भी है और मैं इस बयान के विषय में भी जानता भी हूँ। इस तरह की बात का इनडायरेक्टली वे में कहना वो एक अलग चीज होती है। इनडायरेक्टली वे में कहना कि अगर कोई इस तरह का कोई तरीका करता है तो उसके साथ ये होना चाहिए। नहीं, बीच में मत बोलिए शिवम त्रिपाठी जी, आप बहुत बोलते हो ऐसे जैसे फार्मूला 1 के कार की रेस चलती है ना। हमारी बात फिर जाहिर बात थी, अपनी बात को तो आपने कह दिया। हाँ, संजय जी, संजय जी हाँ। देखिए, एक तो होता है इनडायरेक्टली वे में अपनी बात को कहना, और जैसे प्रधानमंत्री महोदय विषय में भी राहुल गांधी जी ने कहा कि जिस तरह से वो नीतियां कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि देश के लोग ऐसा डंडा करें। हालांकि हम उसका भी समर्थन नहीं करते, लेकिन वो भी इनडायरेक्टली वे में था। एक होता है बिल्कुल, और फिर एक दूसरा कार्टून बनाने पर भी इन्होंने कहा, एक होता है कार्टून बनाना, जो कार्टून किसी के लिए किसी तरह का बनाया जा सकता है। नहीं, सुना करो त्रिपाठी जी, आप शिवम जी, आपकी बड़ी गंदी आदत है ये। नहीं, आप नॉन स्टॉप बोलने के बावजूद भी ना बीच में बोलते हो आप। आपने जवाब नहीं दिया ना किसी भी चीज का। आप मुझे ये चीज बताइए, अगर कोई कार्टून शेयर करेगा, ओपनिंग रिमार्क तो देने दीजिए संजय जी को, पहले अपनी बात तो रख लें। संजय जी जो हैं वो हमने कहा, उनसे रिक्वेस्ट की और वो फौरन हामी भर गए थे, तो मैं उनको एक्स्ट्रा इस चीज के लिए वक्त दूंगी। हाँ सर बताइए। तो एक होते हैं कुछ बात को इनडायरेक्टली वे में कहना, और कानून की बारीकियों को समझने की भी जरूरत है कि किसने किस तरह से किसी बात को कहा। एक होता है डायरेक्टली इस बात को कहना कि मैं झापड़ लगाऊंगा या थप्पड़ मारूंगा, इस तरह की बात है केंद्रीय मंत्री किसी मुख्यमंत्री के लिए कहे, ये बात तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। नहीं, व्याख्या कीजिए संजय जी, एक सेकेंड। तो एक तो ये है कि मैं आपसे कहूं कि एक थप्पड़ मारूंगी तो आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, और एक ये है कि आपको एक थप्पड़ लगना चाहिए तो उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी। मतलब ये दो अलग अलग चीज है ना, फर्क है, दो बातें फर्क है। अगर कोई ये कहता है कि भाई इसने ये काम गलत किया है और जो ये काम गलत किया है इसके लिए इसको सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए, वो एक अलग चीज है।
लेकिन एक सजा व्यक्ति आप कहें कि मैं चप्पल किसी से को मारना मारूंगा, चाहिए कानून- उन्होंने कहा, योगी को भोगी कहा, गैस का गुब्बारा कहा, मुख्यमंत्री उसके लिए कुर्सी योगी पर जी को- बैठा है, तो मतलब ये लिए- शब्दावली ठीक है, अच्छी है। एक बात, आप एक बात और भी सुनिए इस विषय में ही। उसके बाद योगी जी ने क्या कहा था? योगी जी ने जिस शालीनता के साथ उस बयान का जवाब दिया था, वो जिस तरह का बयान उद्धव जी ने दिया था, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से उनको कन्फ्रंटेड किया था, इसी शैली के अंदर उसको कन्फ्रंटेड किया जाना चाहिए था। ये दोनों नेताओं ने एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से समझा था, मगर ये नारायण राणे जी का बयान बिल्कुल गलत है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत है। एक तो होता है किसी को धमकी देना, एक होता है किसी को मारना, और एक होता है किसी को कहना कि उसके साथ ऐसा होना चाहिए। ये दोनों बातों में फर्क है, इन बारीकियों को आप मिक्स नहीं कर विजय सकते। जी, इतनी गहरी बात संजय जी ने कही, आपको समझ में आई? एक होता है डायरेक्टली मारना, एक होता है किसी को वाया वाया मारना। रूबिका जी, आपने डायरेक्टली मारने की कैसे बात की? मारना अच्छा नहीं रुकिए कहना। एक सेकंड, राहुल गांधी तो प्रेस उसके साथ कॉन्फ्रेंस ऐसा कर रहे होना हैं। संजय जी रुकिए एक सेकंड। बेचने मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। अब मैं ये हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना में आपकी मदद नहीं की, आपके जो किसान माता पिता हैं उनके लिए 3 स्पेशल कानून बनाए, और आज मैं यहां यह पढ़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या क्या बेचकर दे रहे हैं, और इसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि कौन सा एसेट किसको जा रहा है, और ये जो सिलेक्शन किया गया है ये किन लोगों के लिए किया गया है, और किस प्रकार से उनको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। तो शुरुआत करता हूं मैं रोडवेज। 1.6 लाख करोड़ रुपीस का गिफ्ट, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज। रेलवेज जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना भाइयों और बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आज जो लोग ट्रेन में बैठे हैं, आप सुनिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवेज, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। और जो हमारे रेलवेज के एम्प्लॉई हैं, आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीनकर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्पेशल गिफ्ट पावर ट्रांसमिशन, 42,300 सर्किट किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क। पावर जनरेशन, 6,000 megawatt hydro solar wind assets from NHPC, NTPC, NLC. नेशनल गैस पाइपलाइन, 8,000 किलोमीटर गेल की पाइपलाइन। किसको जा रहा है आप जानते हो। पेट्रोलियम पाइपलाइन, 4,000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड HCL की पाइपलाइन। टेलीकॉम्स, 2.86 लाख किलोमीटर ऑफ भारत नेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। BSNL एंड MTNL के टावर्स। वेयर हाउसिंग, किसान भाई आप इसको अच्छी तरह सुनिए, वेयर हाउसिंग 29,000 करोड़ रुपीस की वेयर हाउसिंग।
210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज। भाइयों और बहनों, आपको मालूम होगा कि ये 2010 लाख मेट्रिक टन स्टोरेज किसको जारी है? कहने की जरूरत नहीं है। माइनिंग 160 कोल माइंस, 761 मिनरल ब्लॉक्स, एयरपोर्ट्स 21,000 लाख करोड़, 21,000 करोड़ सॉरी, 25 एयरपोर्ट्स किसको जा रहा है आपको मालूम? पोर्ट्स 13,000 करोड़, 31 प्रोजेक्ट्स, 9 पोर्ट्स किसको जा रहा है आपको मालूम? स्टेडियम 11,000 करोड़, 2 नेशनल स्टेडियम। अब देखिए, ये जो एसेट्स हैं इनको बनाने में 70 साल लगे हैं और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है भाइयों और बहनों, क्या नाम दिया इसका, क्या कहते हैं? नहीं, वो एक लाइन थी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये आपका भविष्य है। ये जो आपका भविष्य है, इसको बेचा जा रहा है। इन 3-4 उद्योगपतियों को गिफ्ट दी जा रही है। रियलिटी है। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। हमारा प्राइवेटाइजेशन का लॉजिक था। लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करा जाता था। इसमें से रेलवेज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हम मानते थे। स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट देती है। तो राहुल गांधी का बड़ा आरोप कह रहे हैं कि सरकार अपने 3-4 मित्रों को गिफ्ट दे रही है और इसीलिए इन पब्लिक प्रॉपर्टीज को बेचा जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।